1919 का एक्ट। 1919 का एक्ट जो बनाया गया, ये 1909 का जो एक्ट था उसका अगला ही पार्ट था। हर 10 ईयर में जो ये लोग रिफॉर्म करते थे उसी के एक पार्ट के रूप में। और 1919 के एक्ट से पहले 1909 में इन लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया मुस्लिम लोगों को, और फिर इसके बाद 1916 में लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की, जिसमें मुस्लिम लीग भी इंक्लूड थी। और उस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने बोला कि भाई हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात है उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो चीज थी उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो ब्रिटिश लोगों को एक और मोटिवेशन मिला कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट को और किसी ना किसी चीज पे भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और साथ में ही इसी टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी एक एक्ट आया 1914 से 19, उसके बाद भी एक एक्ट आया। तो इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लेकर भी कुछ चीजें थी, वो सारी चीजें भी, और हम लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। और लिबरलिज्म वाले चाह रहे थे कि भाई ब्रिटिश लोग हमें कुछ चीजें दें जिससे कि हमें फायदा हो, हमारे देश के लोगों को फ्रीडम हो। तो उसी को लेके ये एक्ट आया। और उस टाइम इंडिया में दो पर्सन एक तरीके से रूल कर रहे थे, जिसमें से एक थे मोंटेग्यू। मोंटेग्यू कौन थे? ये लंदन में थे, इंडियन सेक्रेटरी के पोस्ट पे थे। और दूसरे थे चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड इंडिया में थे, जो वॉयसराय की पोस्ट पे थे। इन दोनों के टाइम ये आया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इन लोगों ने इंडिया में लेजिस्लेचर तो बनाया इस एक्ट के थ्रू कि हाँ भाई लेजिस्लेचर के थ्रू आप लोगों को पावर है, लेकिन इस लेजिस्लेचर में सब्जेक्ट को डिवाइड भी कर दिया। सब्जेक्ट डिवाइड किए, और डिवाइड करने का तरीका क्या था, उस सब्जेक्ट को रिजर्व रखा, और इन सब्जेक्ट पर रूल बनाने की जो पावर थी किसके पास थी? ब्रिटिश वॉयसराय के पास। और इस रिजर्व में जो जो चीजें इन्हें लगी कि हमारे फायदे की है उनको अपने पास में ही रखा। जैसे फाइनेंस, इसमें इंडियन लोगों को कुछ पावर नहीं दी गई। दूसरा पुलिस, इसमें इंडियन लोगों को पावर नहीं दी गई, क्योंकि इनको लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना था जब इंडियन लोग रिवोल्ट करें। फाइनेंस, पैसे से ही सारी चीजें चलनी थी। और दूसरा जस्टिस, ये सारी चीजें ब्रिटिश लोगों ने अपने लिए रिजर्व रखी, और इस पर नॉमिनेटेड जो मिनिस्टर थे वो काम करते थे। और नॉमिनेट कौन करता था? ब्रिटिश का जो वॉयसराय है वो नॉमिनेट करता था। तो इनके लिए सारी चीजें थी। दूसरी तरफ ट्रांसफर किए गए कुछ पावर इंडियन लोगों को, और ट्रांसफर पावर में नॉर्मल चीजें थी जो इंडियन लोगों को दी गई थी। जैसे एग्रीकल्चर पे आप लोग लॉ बना सकते हो, ये आप लोगों का राइट है। लैंड रेवेन्यू पे नहीं, लैंड रेवेन्यू इसका पार्ट था। हेल्थ पर आप एक तरीके से पॉलिसी बना सकते हो, ये भी हम लोगों को दिया गया। साथ में ही बोला आप लोग एजुकेशन पे बना सकते हो, आप लोग सोसाइटी पर कोई चीजें करना चाहते हो उस पर बना सकते हो। तो यहाँ एक तरीके से हम लोगों को कुछ पावर दी गई, लेकिन हमारे पास पावर तो है और साथ में ही रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जो लोग इलेक्शन के थ्रू आए थे उनके ऊपर इन लोगों ने रेस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी। और ऐसा करने का पर्पस क्या था? तो ब्रिटिश लोग दिखाना चाहते थे कि भाई इंडियन लोग इनकेपेबल हैं, हम लोगों ने इन्हें ट्रांसफर करके कुछ पावर दिए हैं बट ये इनकेपेबल हैं। इनकेपेबल कैसे दिखाएंगे? क्योंकि इन्होंने हमें फाइनेंस नहीं दिया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस नहीं दी,
और जो भी हमारा डिस्प्यूट था उसके लिए जस्टिस की भी प्रॉब्लम थी। तो इस ऐसा ये दिखाना चाहते थे कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को चला ही नहीं पाओगे या डेमोक्रेसी को चला ही नहीं पाओगे, और हम लोगों का साथ आप लोगों के लिए जरूरी है, तो इसलिए आप लोग ये सारी चीजें करो। साथ में ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ये तो एक प्रोविजन था ही बड़ा, इसे कहते हैं लेजिस्लेचर लेवल पे टू पावर एक तरीके से रूल कर रही थी, या डायरकी सिस्टम यहाँ पे भी था। एक तरफ ये चीजें ब्रिटिश लोगों के लिए रिजर्व, ये सब्जेक्ट इंडियन लोगों के लिए रिजर्व। दूसरी तरफ इंडियन सेक्रेटरी की पोस्ट पर जो पर्सन लंदन में था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला इस इंडियन सेक्रेटरी का जो एक्सपेंडिचर है, जो भी इसके ऊपर खर्च होगा, वो कौन देगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट देगी या ब्रिटिश लोग देंगे। तो ये लगा हम लोगों को भाई कुछ प्रोग्रेसिव है, लेकिन साथ में ही अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट इसका खर्च दे रही है, एक्सपेंडिचर दे रही है, तो इसका मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल अब इंडियन सेक्रेटरी पे और ज्यादा बढ़ गया। ये सारी चीजें भी एक तरीके से इंक्रीज हो गई, और अब वो जैसा चाहे वैसा इंडियन सेक्रेटरी उससे करा सकते हैं अपना काम। साथ में ही इन्होंने इंडियन सेक्रेटरी की हेल्प के लिए एक हाई कमीशन भी बैठाया, और हाई कमीशन की पोस्ट पर एक पर्सन को बैठाया और बोला इसका जो एक्सपेंडिचर है वो कौन देगा? इंडिया। इसका एक्सपेंडिचर इंडियन लोगों पे इम्पोज किया गया, और इस हाई कमीशन के थ्रू कहीं ना कहीं इंडियन जो सेक्रेटरी था उसकी पावर का डिवीजन हुआ। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई, और फिर बोला गया कि भैया आप लोग जैसे चाहते हो वैसे रूल करो, और आप लोगों के हिसाब से ही इंडिया में जो प्रोविजन है वो चलेगा। साथ में ही इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को, हमने देखा 1909 में मुस्लिम को मिला, और 1919 एक्ट के थ्रू इन लोगों ने इस प्रोविजन को, जो सेपरेट इलेक्टोरेट था कि कैंडिडेट भी मुस्लिम और वोट देने वाले भी मुस्लिम, उस चीज को अब किस किस को दे दिया? एक तो एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन मतलब ब्रिटिश लोग जो इंडिया में रहते हैं उनको दिया गया, साथ में सिख, सिख लोगों को भी ये चीज दे दी गई। तो इंडिया में और ज्यादा डिवीजन करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को, क्योंकि एक दूसरी तरफ उन्होंने मान भी लिया था, जो हमारी कांग्रेस थी उसने लखनऊ सेशन में मान लिया था कि हाँ भाई सेपरेट इलेक्टोरेट देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हो सकता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने हमें बोली, और फिर इससे हमें लॉस भी हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सिख लोग थे वो भी हमसे दूर होते गए, जैसे मुस्लिम लोग एक तरीके से दूर होते गए। साथ में इन्होंने बोला कि जो पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में जो लोग होंगे उन्हें अब राइट टू स्पीच है, वो लोग बोल सकते हैं और कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बजट से अलावा भी। शुरुआत में हमने देखा 1909 में बजट पर क्वेश्चन करने के लिए बोला था, और अब बजट से आगे भी उन लोगों को फ्रीडम दी गई, और वो कुछ चाहते हैं तो आराम से बोल भी सकते हैं। और एक और चीज इन्होंने बताई कि भाई सेंट्रल लेवल पे जो काउंसिल है, सेंट्रल काउंसिल, उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 5 इयर्स नहीं, इसका टाइम पीरियड रहेगा 3 इयर्स, और जो स्टेट काउंसिल है उसका टाइम पीरियड क्या रखा? 5 इयर्स। ये इन्होंने लोग बोला हर 5 साल में स्टेट लेवल की जो काउंसिल है उसका इलेक्शन होगा, और 3 साल में सेंट्रल जो काउंसिल है उसका इलेक्शन होगा। और इंडियन लोगों को भी एक तरीके से प्रमोट किया गया, और सेंट्रल लेवल पर बाइकैमरलिज्म बनाया गया, मतलब 2 कमरे एक तरीके से हमारी पार्लियामेंट के होंगे, जिसमें से एक था सेंट्रल विधानसभा, दूसरा स्टेट काउंसिल। सेंट्रल लेवल पे ही जैसे अभी हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसे ही सेंट्रल लेवल पर 2 के बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म मतलब होता है जब आपके पार्लियामेंट में 2 चैम्बर हो, तो लोकसभा और राज्यसभा की तरह
हमारे 2 चैम्बर इन लोगों ने बनाए इसी प्रोविजन के थ्रू, और उसका टाइम पीरियड भी डिसाइड किया और बोला कि आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हो, और बोला कि गवर्नर जनरल अगर चाहे या वॉइस राय चाहे तो वो इस टाइम पीरियड को बढ़ा सकता है जब भी उसे लगे कि भैया मुझे इस टाइम पीरियड को बढ़ाना चाहिए। और सारे लोग रेस्पॉन्सिबल थे किसके प्रति? इस गवर्नर जनरल और वॉइस राय के प्रति, जो भी इलेक्शन जीत के आए थे। और इलेक्शन में अभी भी वोटिंग राइट जो था वो लिमिटेड था, सबको वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। वुमेन को वोटिंग राइट से बिल्कुल अलग रखा गया, और सारी चीजें एक तरीके से डिपेंड थी कि भाई लिमिटेड तरीके से होगा, और कुछ लोगों को नॉमिनेशन करने का भी राइट था। अब बात करें कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा या रिजल्ट क्या पड़ा। पहली बात, स्टेट लेवल पर ये जो इन लोगों ने सब्जेक्ट को बांटा था, इससे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है इंडियन लोगों के पास स्टेट लेवल पर, बट उनके पास रिसोर्स नहीं है, और इससे कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की गई कि इंडियन लोग इनकैपेबल हैं। दूसरा, राइट टू वोट लिमिटेड होने की वजह से कहीं ना कहीं इक्वालिटी प्रमोट नहीं हुई, और खासकर वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। जिन लोगों के पास जमीन थी या पैसा था उन लोगों को वोटिंग राइट था, और जिन लोगों के पास नहीं थी उन लोगों को वोटिंग राइट नहीं था। दूसरी, जो सिविल सर्वेंट थे, क्योंकि उन्हें पैसा इन फाइनेंस वालों से मिलता था, तो सिविल सर्वेंट जो थे जिनका काम था कि भैया वो ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे, वो हमारे जो इलेक्टेड मिनिस्टर थे या इंडियन लोग जो इलेक्शन जीत के आते थे उनकी बात ही नहीं सुनते थे। इस वजह से इन दोनों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हुआ, और हमारे लोगों को लगा कि ये सिविल सर्वेंट भी अच्छे नहीं है। दूसरी बात, स्पेशल राइट था वॉइस राय को, जब उसकी मर्जी होती जो भी ये डिसीजन लेंगे दोनों, और इनका मन हुआ कि भैया इन डिसीजन में कोई वो नहीं है, तो उस हिसाब से अपना पलट सकता था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ब्रिटिश लोगों के अंडर ही ये सारी चीजें थी। और सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा कि भैया जो ये एक्ट है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कस्टडी की तरह है। एक्ट तो बनाया, लेकिन इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिसके थ्रू हम अपने देश में कुछ नई चीजें कर सकें या हम लोगों को फ्रीडम हो। स्टेट प्रोविंस के जब इलेक्शन हुए उसमें बहुत सारे कांग्रेस के लोग गए भी, लेकिन उन्हें पता चला ब्रिटिश लोग अभी भी अपने आप को इंडिया से जाना नहीं चाहते, और बार बार कोशिश कर रहे हैं कि भैया हमें इंडिया से जाना ना पड़े और हम लोग यहीं रहें। तो कांग्रेस ने, अदर पार्टियों ने भी इस चीज का वो किया कि भैया आप लोगों ने सही तरीके से इंडिया में एक्ट को बढ़ावा नहीं दिया, और हम लोगों ने जैसा एक्सपेक्ट किया था वो सारी चीजें तो आप लोगों ने नहीं। और इसके ठीक बाद ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में ही रॉलेट एक्ट भी लेके आए, जिसे हमने पढ़ा भी था ब्लैक लॉ, जिसमें बिना जुडिशरी के, बिना एफआईआर के किसी भी नेशनल लीडर को अरेस्ट किया जा सकता था, और उसके लिए कोई एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि हम लोगों ने इसको अरेस्ट क्यों किया, क्या रीजन है, ये सारी चीजें उसमें थी। 1919 के एक्ट के थ्रू, एक्ट के बाद लगभग 10 साल पहले ही एक्ट एक तरीके से आ गया। अगला एक्ट आया 1935 का एक्ट। 1935 का जो एक्ट था ये दो चीजों के बीच पे है। पहला, साइमन कमीशन। हम लोगों ने देखा है 1935 का एक्ट 1927 में साइमन कमीशन बनी थी, और साइमन कमीशन का काम क्या था, इंडिया में क्या प्रोविजन एक तरीके से किए जाए जिससे इनके यहाँ लेजिस्लेचर डेवलप हो सके। तो उसी के लिए इंडिया के लिए साइमन कमीशन बनाया 1927 में, और साइमन कमीशन का हम लोगों ने बायकॉट किया। और बायकॉट करने का एक सबसे बड़ा रीजन, इस साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर थे वो सारे क्या थे, ब्रिटिश। 7 मेंबर थे साइमन कमीशन में, और 7 की 7 ब्रिटिश। तो हम लोगों ने बोला भैया जब हमारे लिए लॉ बना रहे हो तो किसी इंडियन को तो इंक्लूड कर लो।
थे उनको इंक्लूड किया। और साइमन कमीशन ने कुछ पॉजिटिव चीजें भी की। इसने जो एक्ट में एक ठीक है, तो साइमन कमीशन की जो प्रोविजन थे वो हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद थे। और साथ में ही हम लोगों ने देखा 1930, 31 और 32 तीन राउंड कॉन्फ्रेंस हुई। और इन तीन राउंड कॉन्फ्रेंस के बेस पे भी इंडिया में एक्ट बना। इन तीन राउंड कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया कि इंडिया में कैसे नया एक्ट या प्रोविजन किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो राउंड कॉन्फ्रेंस थी उसका भी इम्पैक्ट इन सारी चीजों पे पड़ा। और हम लोगों को याद भी है इसी टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला। और जो कांग्रेस है वो दूसरी वाली राउंड कॉन्फ्रेंस में इंक्लूड हुई। गांधी जी को एज अ लीडर वहां पे भेजा गया और वो उसमें पार्टिसिपेट किए। तो इंडिया की तरफ से ये सारी चीजें हुई। और फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा था भाई 1929 के आसपास लाहौर सेशन हुआ। और लाहौर सेशन में कांग्रेस ने कुछ नई चीजें डिमांड की और जिसमें से एक नई चीज जो सबसे बड़ी थी वो थी स्वराज। इन्होंने बोला अब हमें स्वराज चाहिए, टोटल फ्रीडम चाहिए और सिर्फ हमें आप लोग डोमिनियन स्टेटस देकर सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की जो डिमांड थी वो भी थोड़ी बढ़ रही थी। इन डिमांड को पूरा करने के लिए भी बोलते 1935 का एक्ट लाया गया। और इसके एक्ट के जस्ट बाद में ही कुछ टाइम बाद में ही हम देखते हैं कि भाई 1939 से 45 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आगे की तरफ बढ़ता है। हेलो सर। म्यूट। हेलो सर, म्यूट है। हेलो सर, कांट हियर यू। सर म्यूट है। हेलो। ओके ओके, अब आ रही है वॉइस दीप्तांशु जी? हाँ हाँ, बारी आवाज। दीप्तांशु जी वॉइस आ रही है? सृष्टि जी आपको हाँ वॉइस आ आ रही रही है। है नहीं? अब आ रही है सर। बहुत सही। दीप्तांशु जी वॉइस आ रही है नहीं? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, हेलो हेलो अच्छा, हेलो। बता दिया करो, बीच में हो सकता है हाँ सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए तो ये दोबारा से समझाऊं क्या? 1930, चलो एक बात ब्रीफ में समझा दो। देखो 1935 का जो एक्ट आया उसके लिए एक सबसे बड़ा रीजन क्या था? 1927 का साइमन कमीशन रिपोर्ट। दूसरा राउंड कॉन्फ्रेंस, तीन राउंड कॉन्फ्रेंस जो जैसे। और तीसरा 1929 का कांग्रेस का लाहौर सेशन, इसकी वजह से जहां पर उन्होंने स्वराज की डिमांड की थी। इसमें सबसे पहला प्रोविजन क्या है? ऑल इंडिया फेडरल सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिसमें 11 ब्रिटिश प्रोविंस, 6 कमिश्नरी जो इनकी थी, जैसे हमारे देश में अभी यूनियन टेरिटरी है, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड होंगी और उनके लिए प्रोविजन किया जाएगा। और इन्होंने बोला कि भाई फेडरल सिस्टम, और साथ में इन्होंने बोला जो भी छोटी छोटी किंगडम है अगर वो चाहती है तो इसमें इंक्लूड हो सकती है।
और इन लोगों ने इस फेडरल सिस्टम के लिए कंडीशन रखी, जब 50% से ज्यादा टेरिटरी वाले लोग इस चीज में इंक्लूड होंगे तो इंडिया में फेडरल सिस्टम डेवलप होगा, और अगर नहीं होंगे तो फेडरल सिस्टम डेवलप नहीं होगा। और साथ में ही बोला, जो पर्सन या जो किंगडम या जो भी कमिश्नरी इस फेडरल सिस्टम में एक बार इंक्लूड हो जाएगी, उसे वापस जाने का अधिकार नहीं होगा। वो ये नहीं कह सकती कि भैया अब हमें रिटायर कर दो, हम लोगों को वापस जाना है। इस वजह से कोई भी रेडी नहीं हुआ, तो इंडिया में फेडरल सिस्टम डेवलप ही नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें जो हुई थी वो फेडरल लेवल पे पहुंच ही नहीं पाई। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया ठीक है, फेडरल सिस्टम तो नहीं बना, और इन्होंने जो स्टेट में हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया। साइमन कमीशन ने बोला कि जो आप लोगों ने लेजिस्लेचर लेवल पर डायर की सिस्टम एस्टेब्लिश किया है कि कुछ सब्जेक्ट को आप लोगों ने रिजर्व कर दिया है वॉइस राय और उसकी कमिश्नर जो काउंसिल है उसके लिए, और कुछ को आप लोगों ने ट्रांसफर कर दिया है, ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। तो इन लोगों ने बोला ठीक है, स्टेट या प्रोविंस लेवल पर हम इस सिस्टम को, जो डायर की सिस्टम हम लोग लेके आए रिजर्व और सीटों को करना, उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने इस सिस्टम को कहां पे इंप्लीमेंट किया? सेंट्रल लेवल पे। अब सेंट्रल लेवल पे दो चीजें होगी, कुछ चीजें रिजर्व और कुछ चीजें ट्रांसफर कर दी गई। तो साइमन कमीशन ने बोला था कि भैया स्टेट लेवल पे तो कम से कम खत्म कर दो, तो इन लोगों ने स्टेट लेवल पे खत्म कर दिया। इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं स्टेट के लेजिस्लेचर को अब इंडिपेंडेंस मिल गई। अब ये लोग डिपेंड नहीं थे कि भाई ब्रिटिश वॉइस राय क्या कहेगा। बट प्रॉब्लम ये हुई कि ये सिस्टम को इन्होंने कहां पे इंप्लीमेंट कर दिया? सेंट्रल लेवल पे इंप्लीमेंट कर दिया। तो सेंट्रल कभी ना कहीं अभी भी अंडर था ब्रिटिश वॉइस राय के, और उसी के बेस पर डिसीजन लेता था। साथ में इन्होंने 6 प्रोविंस में, 6 प्रोविंस में जो बड़े बड़े प्रोविंस थे उनके अंदर भी 2 चैम्बर बना दिए। जैसे आप लोगों को पता होगा, जो बड़े बड़े स्टेट है वहां पर दो एक तरीके से हाउस है। जैसे यूपी में एक उनकी स्टेट असेंबली है, दूसरा उनकी स्टेट काउंसिल है। लेकिन जो छोटे छोटे स्टेट है वहां पर सिर्फ एक ही हाउस है, जो है स्टेट असेंबली, काउंसिल नहीं है उनकी। तो ऐसे ही इन्होंने जो सबसे बड़े बड़े 6 प्रोविंस थे उनमें 2 हाउस बना दिए, और उनमें से यूपी को अब कैसे पहले कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस, ये यूपी का नाम था। यूपी में ये सारी चीजें की गई। साथ में ही बॉम्बे के आसपास वाले जोन में भी इंप्लीमेंट किया गया। ये सारी चीजें इन्होंने इसके थ्रू की गई। और इन्होंने वोटिंग राइट के लिए कुछ लोगों को, औरों को भी वोटिंग दिया गया, और वोटिंग राइट का एक्सपेंशन किया गया। मतलब बहुत सारे और लोग जो थे उन लोगों को भी वोटिंग राइट दिया गया, लेकिन अभी सबको नहीं है। लगभग ऐसा बोलते हैं 3 करोड़ इंडियन को इस टाइम तक वोटिंग राइट था, और वो लोग आसानी से वोट दे सकते थे। और अभी भी बट वोटिंग राइट का देने का जो क्राइटेरिया वो यही था, जिसके पास लैंड होल्डिंग होगी उसको वोटिंग राइट मिलेगा, जिसके पास नहीं होगी उसको नहीं मिलेगा। साथ में इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो पॉलिसी थी उसको और बढ़ा के रखा, और इस बार इन्होंने वुमेन और SC ST इनको भी कम्युनल बेस पे कहीं ना कहीं सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात की गई। साथ में इन्होंने बोला एक फेडरल कोर्ट बनाई जाएगी, और उस फेडरल कोर्ट का काम होगा जस्टिस देना। और ये फेडरल कोर्ट कहाँ पे होगी? दिल्ली में। याद है आपको 1773 के एक्ट के थ्रू भी हमने देखा एक सुप्रीम कोर्ट बनी थी कोलकाता में। लेकिन ये वाली जो कोर्ट है ये आज की हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जिसके पास अपील सुनने का राइट है, साथ में ही हमारे फंडामेंटल राइट, और इसके अलावा सेंटर और स्टेट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको भी सॉल्व करने का राइट इस वाली फेडरल कोर्ट को। फेडरल कोर्ट है, और जो कोलकाता वाली थी वो सुप्रीम कोर्ट थी, वो सिर्फ ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग
और बंगाल के आसपास के उसको देखते थे। और ये जो फेडरल कोर्ट बनी 1935 के थ्रू, यही हमारी आज की सुप्रीम कोर्ट है। और उसको कोलकाता वाली जो कोर्ट है उसके भी राइट दे दिए गए, और इसको हमने स्टेब्लिश किया 1947 के बाद दिल्ली में। तो इसमें बोला गया कि जुड़ी इस फेडरल कोर्ट के पास सेंटर और स्टेट के बीच कोई भी डिस्प्यूट होगा, इसको रिजॉल्व किया जाएगा। साथ में ही इंडिया में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेंट्रल बैंक बनाई गई जिसका नाम था आरबीआई, वो भी इसी एक्ट के थ्रू बनाई गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस आरबीआई के साम पैरेलल ही एक ही एक्ट से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ कनाडा भी बनाया गया। कनाडा भी इनका एक प्रोविंस कॉलोनी था, तो कनाडा में इसलिए इनको बोला जाता है टू सेंट्रल बैंक जो है एक साथ स्टेब्लिश की, इंडिया की भी और कनाडा की भी। तो आरबीआई भी स्टेब्लिश किसके थ्रू हुई, 1935 के एक्ट के थ्रू। और साथ में इन्होंने 3 लिस्ट बनाई, जो अभी हमारे 8 शेड्यूल में दे रखी है, वो 3 लिस्ट इन्होंने बनाई। और इन 3 लिस्टों में से एक लिस्ट थी सेंट्रल लिस्ट, जिस पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती थी, दूसरी स्टेट लिस्ट जिस पर कानून स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी कंकरेंट लिस्ट जिस पर दोनों। सेंट्रल लिस्ट में जैसे डिफेंस, करेंसी, फॉरेन पॉलिसी, ये सब किसका पार्ट है, सेंट्रल लिस्ट का। स्टेट लिस्ट में क्या था, पुलिस, ये सारी चीजें इनको देखनी थी, लैंड, ये सारी चीजें इन लोगों को एक तरीके से दी गई। और इंडिया के लिए जो हाई कमिश्नर था उसको यहाँ पर रखा गया और बोला गया कि हाँ भैया ये लोग भी यहीं पे रहेंगे। और साथ में ही इन लोगों ने सेंट्रल लेवल पे एक रेलवे कमीशन भी स्टेब्लिश की। और इस रेलवे कमीशन का मेन काम क्या था, रेलवे का डेवलपमेंट करना और देखना रेलवे का और ज्यादा एक्सपेंशन कैसे किया जा सकता है, और कैसे रेलवे जो अथॉरिटी है वो इंडिया में सही तरीके से डेवलपमेंट लाए। तो ये भी सारी चीजें डेवलप की गई इसके थ्रू कि कैसे इंडिया में एक तरीके। और इस अथॉरिटी का जो हेड था उसको अपॉइंट कौन करता था, ब्रिटिश गवर्नर ही, उसी को राइट था कि भाई इसके हेड को अपॉइंट करना। तो ये सारे प्रोविजन 1935 एक्ट के थ्रू थे। और ऐसा बोला जाता है हमारे देश में 1935 का जो एक्ट है उसकी लगभग 60% चीजों को हम लोगों ने अपना लिया। तो 1935 का एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो हमारे देश में अभी भी इंक्लूडेड हैं। तो हम लोग इस एक्ट के थ्रू ही कहीं ना कहीं अपने आप को रूल भी करते हैं। साथ में इन्होंने एक चीज और की कि भाई गवर्नर जनरल या वॉयसराय के पास, जो हमने देखा था कि भाई उसके पास स्पेशल राइट थे, उन्होंने बोला देखो अब स्पेशल राइट अभी भी है बट कब, इमरजेंसी के टाइम। बोला इन लोगों ने इमरजेंसी के टाइम स्पेशल राइट का यूज कर सकता है कौन, वॉयसराय या गवर्नर जनरल, लेकिन नॉर्मल टाइम में उसे यूज नहीं कर सकता। और इसी के थ्रू पहली बार म्यांमार जो इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट था उसको इंडिया से अलग कर दिया 1935 के एक्ट के थ्रू। तो म्यांमार इंडिया से अलग हुआ इस एक्ट के थ्रू। तो याद रखना 1935 का एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया 1935 के एक्ट के थ्रू क्या क्या प्रोविजन किए गए। तो ये सारे प्रोविजन हमारे 1935 के एक्ट के थ्रू। अब बात करें रेस्पॉन्स क्या रहा, अलग अलग पार्टियों ने क्या रेस्पॉन्स दिया। तो जिन्ना ने बोला, सबसे पहले बोले ये बहुत बुरा कानून था और इस कानून में कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया गया कि भैया हम लोगों को कुछ फ्रीडम दी जाएगी, सारी चीजें जो सेंट्रलाइज हैं, और सेंट्रलाइज किसके अंडर है, कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल या वॉयसराय को ही राइट है कि वो अपने हिसाब से सारी चीजें करे। तो जिन्ना ने तो इसे रिजेक्ट कर दिया, जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया इसका मतलब मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ नेहरू जी ने भी बोला कि भैया आप लोगों ने इस एक्ट के थ्रू हमें एक ऐसा व्हीकल दे दिया है जिसमें ब्रेक तो बहुत सारी है बट इंजन नहीं है कहीं भी जिसके थ्रू हम लोग चल सके, इसमें कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जिसके थ्रू हमारे देश रन हो सके। तो उन्होंने भी इसे बोला ये स्लेवरी से रिलेटेड कानून है और उसमें सारी चीजें हो। साथ में ही कुछ और लोगों ने ये बोला
कि अभी भी ब्रिटिश लोग पावर छोड़ना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि हमारे पास ही पावर रहे। इसलिए इन लोगों ने ऐसा प्रोविजन किया है कि फाइनेंस का जो भी राइट है वो कहीं ना कहीं किसके पास है, उनके हेड के पास ही है। वो अपनी मर्जी से जो चीज करना चाहे वो कर सकता है। तो 1935 का एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके प्रोविजन की वजह से। ऑल इंडिया फेडरल सिस्टम जो एग्जिस्ट नहीं किया, उसका रीजन इन्होंने बोला 50% से ज्यादा स्टेट लेवल पर डेयर की जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया, क्योंकि साइमन कमीशन ने बोला था, लेकिन सेंट्रल लेवल पर वो इम्प्लीमेंट किया गया। 6 प्रोविंस में 2 चैम्बर बनाए गए। वोटिंग राइट का एक्सपेंशन किया गया, लगभग 3 करोड़ लोग इंडियन जो थे उनको दिया। सेपरेट इलेक्टोरेट को और ज्यादा बढ़ाया गया, वुमेन SC ST तक ले जाया गया। फेडरल कोर्ट डेवलप हुई जो हमारी सुप्रीम कोर्ट भी बनी बाद में। RBI का एस्टेब्लिशमेंट भी इसी एक्ट के थ्रू हुआ। 3 लिस्ट बनाई गई, सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। और रेलवे अथॉरिटी भी इसके थ्रू बनी हुई। और इंडिया में इमरजेंसी के जो प्रोविजन है वो भी इसमें इंक्लूड थे कि भाई ऐसे टाइम में भी, इमरजेंसी के टाइम वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट था जो ब्रिटिश लोगों ने किया, और इसके थ्रू ही हमारे देश में सारी चीजें चली। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश में जो सारी चीजें हैं वो है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। अगला हम जो लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है, सोशल मूवमेंट। ब्रिटिश लोगों ने जो हमारे देश में, देखो एक और कांग्रेस के अंडर एक और चीजें चल रही थी, सोशल मूवमेंट, और इसका इम्पैक्ट था कार्ल मार्क्स की फिलोसॉफी का। कार्ल मार्क्स बोलता था कि हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसमें सबके पास काफी ज्यादा फ्रीडम हो, और फार्मर और लेबर का कहीं ना कहीं हम लोग रूल इस्टेब्लिश करें। और इसी को हम जानते हैं सोशल मूवमेंट, और इसी के थ्रू हम कह सकते हैं सोशलिज्म की फीलिंग जो इंडिया में डेवलप हुई। नेहरू जी भी, पटेल जी भी, और भी बहुत सारे हमारे बड़े लीडर थे जो सोशल मूवमेंट या सोशलिज्म से इंडिया में चाहते थे कि हमारे देश में सोशलिज्म मूवमेंट हो। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे, एक सोशलिस्ट पार्टी बनी इंडिया में, उसका विजन क्या था। दूसरा, इस सोशलिज्म के ऊपर कांग्रेस का व्यू क्या था, कांग्रेस कैसे इस चीज पर रिएक्ट करी कि भाई हमें सोशलिज्म कैसे अपनाना चाहिए। और साथ में ही इससे जुड़ा हुआ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, कराची। कराची सेशन में पहली बार हम लोगों ने देखा भी था, कराची सेशन में कैसे बहुत सारे राइट्स की बात की गई, और नेहरू जी का भी सोशलिज्म मूवमेंट था। और इवन जब तक इंडिया में नेहरू रहेंगे या कांग्रेस रहेगी, तब तक इंडिया में सोशलिज्म की जो थॉट्स है उसके बेस पे ही हम चीजें चलेंगे। देखो शुरुआत में अगर हम बात करें सोशलिज्म फिलोसॉफी क्या होती है, तो सोशलिज्म फिलोसॉफी पहली बात करती है कि हमें अपनी सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल पर्सन सोसाइटी के अंदर इंडिपेंडेंट है, सोसाइटी से बाहर नहीं है, और उसकी भी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोसाइटी के प्रति है। ये नहीं कि वो अपने मर्जी से सारी चीजें करने लग जाए। ये सारी चीजें इसमें बोला, और इसमें बहुत सारे बड़े जो लोग थे वो शुरुआती स्टेज में इंक्लूड थे, और अगले बंदे आए जो सोशलिज्म को काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी बना दिया। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, और इन्होंने पूरी दुनिया को एक तरीके से कह सकते हो, जब इनकी थ्योरी आई तो पूरी दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। और इनके सोशलिज्म को बोला जाता है साइंटिफिक सोशलिज्म। इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, भैया साइंटिफिक सोशलिज्म का जो प्रोविजन है वो किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स जी बोलते थे कि देखा जाए तो पूरी दुनिया में 2 ही ग्रुप रहते हैं या 2 क्लास हैं, एक हैव और दूसरे हैव नॉट। या इन सिंपल वर्ड में कहूं, कुछ लोग अमीर हैं और कुछ लोग काफी ज्यादा गरीब हैं, पुअर और रिच पर्सन।
और कहीं ना कहीं जो रिच लोग हुए हैं वो इन गरीबों को दबा के या उनका इन्होंने बोला हमें पूरी दुनिया में वायलेंस के थ्रू लेबर और फार्मर इनका रूल स्टेब्लिश करना पड़ेगा। एक चीज बोलते हैं कि और कोशिश करें कि भैया हम लोग इक्वालिटी लाएं। ये सारी चीजें कार्ल मार्क्स की हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी ठीक है, बट जो मीन्स यूज करने की बात की गई कि वायलेंस क्रिएट की जाए, वायलेंस से सोसाइटी में तो कहीं ना कहीं सोसाइटी पे इस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए कार्ल मार्क्स ने ये सारी चीजें की कि भाई हम लोग कैसे इस चीज को सही कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला, फिर उसके बाद सोशलिज्म में और भी पैरामीटर आए कि भैया हमारा करना है एंड ऑफ इनइक्वालिटी, पहला गोल ये है। दूसरा, इक्वालिटी वाला समाज या सोसाइटी बनाना है जहां पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई इतना अमीर ना हो कि दूसरे की बॉडी को खरीद सके और कोई इतना गरीब ना हो कि अपनी बॉडी बेचने को रेडी हो। कहीं ना कहीं स्लेवरी जो सिस्टम है उसको अबॉलिश करना, वो भी इसका एक उचित। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, बोले स्टेट को स्टैब्लिश किया जाए और स्टेट के पास सारे राइट हो और ये स्टेट की लैंड हो और ये स्टेट अपने हिसाब से कहीं ना कहीं चीजें करे। आज के टाइम चाइना में ये मॉडल दिखाई देता है, नॉर्थ कोरिया में ये मॉडल दिखाई देता है, और साथ में ही आपको रसिया, ये तीन कंट्री ऐसी हैं जिनमें अभी भी सोशलिज्म काफी ज्यादा चलता है। नॉर्थ कोरिया, चाइना और होते थे। और गांधी जी और कार्ल मार्क्स दोनों चाहते थे कि सोसाइटी में इक्वालिटी हो, लेकिन गांधी जी बोलते थे वायलेंस के थ्रू नहीं, नॉन वायलेंस के थ्रू। और प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है मुझे लगता है। जब स्टेट नहीं होगा तो कोई भी हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और अगर कंट्रोल नहीं करेगा तो हम लोग फ्री रहेंगे। ये सारी चीजें गांधी जी का मॉडल है, वो रूल करते हैं माइनॉरिटी पर। तो डेमोक्रेसी में भी कहीं ना कहीं सबकी बात नहीं सुनी जाती। तो इसलिए गांधी जी बोलते थे कि ऐसा टाइम आएगा, और यही गांधी जी की राम राज की परिभाषा थी। वो बोलते थे कि राम राज का मतलब ये कि जब हर पर्सन इतना मोरल हो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं गांधी जी ने ये जो बातें बोली
ये कहीं ना कहीं बस आइडियल लेवल पे है, रियल में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। और आइडियल लेवल की सिचुएशन पता नहीं कब पूरी होगी, आज से लाखों साल बाद हो सकता है पूरी हो या ना हो, लेकिन गांधी जी ये सारी चीजें बोलते थे। ऐसे ही कार्ल मार्क्स बोलते थे कि एक टाइम ऐसा होगा जब स्टेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और कोई भी क्लास नहीं होगा। ये सारी चीजें उन्हें कहीं ना कहीं बोली, लेकिन ये आसान काम नहीं है सोसाइटी में सोशलिज्म को प्रमोट, क्योंकि सोशलिज्म में प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लोगों के पास पावर सेंट्रलाइज हो जाती है और वो लोग कई बार करप्शन करते हैं। जैसे बीजिंग जो चाइना की जो कैपिटल, वहां के जो प्रेसिडेंट है, उन पे आरोप लगता है वहां पर एक सिंगल पार्टी रूल करती है बस। अगर आपको वहां पे इलेक्शन लड़ना है तो सिंगल पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा और उसके थ्रू भी आप ही जा सकते हो। लेकिन कई बार उन पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो लोग बहुत सारा करप्शन करते हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और अपने फायदे की चीजें ये सारे लोग करते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे लोगों ने ये सारी चीजें सोची और इंडिया में सबसे पहली बार ताशकंद में एम एन रॉय एक पर्सन है, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई इसको स्टेब्लिश किया, जो एक तरीके से सोशलिज्म के मॉडल को लेके चली। और पहली बार इन्होंने कहां पे किया, 1929 ताशकंद। ताशकंद उस टाइम कहां पे था, यूएसएसआर का पार्ट था, जो अब रसिया का पार्ट हुआ करता है। तो एम एन रॉय ने पहली बार सीपीआई या इस सोशलिज्म मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसको डेवलप किया और इंडिया में सोशलिज्म जो चीजें हैं वो फीलिंग आने लगी। और हमारे नेहरू जी भी सोशलिज्म से काफी ज्यादा इम्पैक्टेड, लेकिन वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात बोलते हैं। वो बोलते हैं सोशलिज्म लाएंगे हम लोग, इक्वालिटी लाएंगे, बट डेमोक्रेसी के थ्रू, ना कि वॉयलेंस के थ्रू। ये सारी चीजें गांधी जी के थॉट थे कि भैया वॉयलेंस से अगर हम लोग लाएंगे तो वो कभी भी फायदेमंद नहीं होगी। वही कार्ल मार्क्स बोलता था, एक चीज बताओ, ये सारे जो बिजनेसमैन हैं ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों से लेबर का काम कराते हैं, लेकिन मेहनत आपकी, और आप लोगों को बस थोड़ा सा वेजेस दे देते हैं और सारा पैसा अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। और गांधी जी इसके लिए बोलते थे, ट्रस्टीशिप की फिलॉसफी उन्होंने दी थी। बोले आप लोग, जब आप लोगों के पास ज्यादा पैसा जमा आ जाए तो आप लोग उस पैसे के सिर्फ ट्रस्टी हो, और वो पैसा जो आपके लिए यूजफुल नहीं है सोसाइटी के लिए फ्री में अवेलेबल करा देना चाहिए। जिसे ही हम कहते हैं वेलफेयर सोसाइटी में। एक और काम जो हम लोगों का होना चाहिए वो है वेलफेयर सोसाइटी को हम लोग प्रमोट करें। तो शुरुआती स्टेज में जो फर्स्ट फेज चलता है सोशलिज्म का इंडिया में 1922 टू 28, जिसे एम एन रॉय लीड करते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी एक तरीके से डेवलप होती है। और ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंडर ही आ जाती है और ये लोग कांग्रेस के साथ रहते हैं। पहले ये लोग बोलते थे कि भाई कांग्रेस जो है वो कैपिटलिस्ट की पार्टी, क्योंकि ज्यादातर लोग उसमें जो इंक्लूड थे वो कहां से थे, ब्रिटेन से पढ़े हुए थे, यूएसए से पढ़े हुए थे। तो इसलिए इन्होंने बोला इसके लिए जरूरी है कि हम लोग कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस के खिलाफ नहीं जाए। तो शुरुआती स्टेज में सीपीआई और कांग्रेस दोनों साथ में नेशनलिज्म मूवमेंट को लाते हैं और इन दोनों का मकसद है कि इंडिया को कहीं ना कहीं फ्री किया जाए। लेकिन सेकंड जो मीटिंग हुई उसके बाद 1929 से 34, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये एक तरीके से जो भी अपने डिसीजन लेगी वो किस बेस पे लेगी, इंटरनेशनल लेवल पे, रसिया में या यूएसएसआर में जो भी चीजें हो रही है उस बेस पे रहेगी। और इस बार ये बोलेंगे नहीं भैया, हम कांग्रेस के साथ नहीं हो सकते, कांग्रेस तो बुर्जुआ या कैपिटलिस्ट की पार्टी है और हम लोग अगर इनके साथ रहे तो कहीं ना कहीं जो हम लोग चाहते हैं कि भैया हमारी सोसाइटी में फार्मर का रूल इस्टेब्लिश हो वो नहीं हो पाएगा। तो सेकंड फेज में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ चली जाती है और कांग्रेस का साथ नहीं देती। इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या दांडी मार्च में ये लोग इंक्लूड ही नहीं होते।
और इन्होंने क्या किया, एक नई पार्टी बनाई, किसान मजदूर पार्टी। एक नई पार्टी इन्होंने बनाई, किसान मजदूर पार्टी। और इस पार्टी को बनाने का मेन गोल क्या था कि हम लोग इंडिया में इनका रूल स्टेब्लिश करें। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने की, और ये कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट पार्टी वाले जो नेशनलिज्म मूवमेंट था उससे हट गए। और ये लोग ये चीज समझ ही नहीं पाए, पहले फ्रीडम मिलेगी तभी तो इंडिया में सोशलिज्म आएगा, और फ्रीडम ही नहीं है तो सोशलिज्म कैसे आएगा। फिर उसके बाद अगला जो फेज आता है, थर्ड फेज, कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिज्म का इंडिया में आता है 1934 से 41। इस वाले फेज में दोबारा से ये लोग इंडिया की जो नेशनलिज्म मूवमेंट वाली जो चीजें थी उसके साथ आ जाते हैं। और दो लोग होते हैं, एक दत्त और एक बिड़ले जी, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है, दत्त बिड़ला एग्रीमेंट। इन दोनों में एक तरीके से एग्रीमेंट होता है, और फिर दोबारा से कम्युनिस्ट पार्टी नेशनल जो मूवमेंट है उसके साथ जुड़ जाती है। और ये लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग नेशनलिज्म मूवमेंट वाली चीजों को प्रमोट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें फायदा होगा। लेकिन इन लोगों को गाइडेंस कहां से मिलती हो, इंटरनेशनल लेवल पर कम्युनलिज्म का एक सेशन होता है रसिया में ही, और सेशन में वो लोग बोलते हैं कि आप लोग नेशनल मूवमेंट को अपने को सपोर्ट करो, और नेशनल मूवमेंट आपका सपोर्ट रहेगा तभी आपको आपके ग्राउंड लेवल पर जो आपके लोग हैं उनका सपोर्ट मिलेगा, और अगर उनका सपोर्ट मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जीत होगी। और फिर लास्ट फेज जो स्टार्ट होता है 41 से लेकर 42 के एंड तक, इस फेज में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप लोगों को पता चल रहा है, और रसिया को हिटलर पीट रहा है, और रसिया फिर एंड में किसके साथ मिल जाता है, ब्रिटेन वालों के साथ। और इस फेज में फिर दोबारा से कम्युनिस्ट पार्टी क्विट इंडिया जो मूवमेंट होता है इंडिया में उसमें इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि अभी आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारा मेन जो पावर है उसको भी लॉस हो रहा है। तो कम्युनिस्ट पार्टी एंड में फिर दोबारा से एक तरीके से रिप्लेस हो जाती है, और उसका इंडियन नेशनलिज्म या लोगों से जो जुड़ाव है वो काफी ज्यादा कट जाता है। लोगों को भी पता चलता है ये लोग बाहर वाले लोगों की एक तरीके से सुनते हैं, हमारी एक तरीके से नहीं सुनते। अगर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में हम कहें कि कैसे इन लोगों का पार्टिसिपेशन रहा नेशनलिज्म मूवमेंट में, आप लोग भी एक ग्राफ बना सकते हो, तो हमें एक तरीके से दिखता है शुरुआती फेज में कम्युनिस्ट वाले इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ रहते हैं, दूसरे फेज में नीचे इनका डाउनफॉल होता है, और ये फिर दोबारा से इंडियन फेज में नहीं होते, तीसरे फेज में फिर दोबारा से आएंगे, और चौथे फेज में फिर दोबारा से चले जाएंगे। कहने का मतलब 1922 से 28 ये पहला वाला है, ये वाला फेज इनका सेकंड वाला है 1929 टू 34, ये वाला इनका थर्ड फेज है 1934 से 41, और ये वाला इनका लास्ट फेज है 42 से एंड तक। ये इनका एक फ्लो चार्ट रहा है कि कैसे ये लोग इंडिया में हमारी नेशनलिज्म मूवमेंट की जो पार्टी थी उसके साथ जुड़े रहे, क्या इन्होंने की चीजें की जिससे कि नेशनलिज्म पार्टी के साथ जुड़ के ये लोग लिंक क्रिएट कर सके। ठीक है, तो ये कम्युनिज्म। अब कांग्रेस का भी सोशलिज्म पार्टी थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी, नेहरू जी, ये सारे लोग इंक्लूड थे, और इन्होंने इसको डेवलप भी किया। और नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, इन लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर सोशलिज्म को प्रमोट करने की बात ठानी। ठीक है, ये सारी चीजें हम कल करेंगे, आज वैसे भी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। ठीक है, आप लोग